वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब लास्ट करेंगे बेटा, आज आपका सिलेबस पूरा ख़त्म हो जाएगा। लास्ट यूनिट का लास्ट पार्ट कर रहे हैं, सिलेबस कवर हो चुका है पूरा, ठीक है। लास्ट चैप्टर कर रहे हैं जिसमें हमने भ्रष्टाचार के बारे में पूरा पढ़ लिया है। भ्रष्टाचार पे क्वेश्चन आएगा तो आसान क्वेश्चन है, वो आप कर सकते हो। आरटीआई पे आने की ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। कि आरटीआई क्या है, कहाँ से आया, मैंने पिछले पार्ट में पढ़ा समझा दिया अभी आपको। और ये कि एक बार रिवाइज करा देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुरू से समझा देती हूँ एक बार। आरटीआई क्या है बेटा? राइट टू इन्फॉर्मेशन। के आपको सवाल पूछने का अधिकार दे दिया गया। पहले हमारे पास ये अधिकार नहीं था। क्यों नहीं था? पहले गुप्त बात अधिनियम चल रहा था, शासकीय गुप्त बात अधिनियम था, जो कि बाद में हटा दिया गया जब हम आज़ाद हुए। 2005 में कानून पारित कर दिया गया आरटीआई का, ठीक है। 2000 में ये संसद में आया, 2003 में इसमें क्या है, संशोधन किया गया, फिर इसको तैयार करके 2005 में लागू कर दिया गया। इतना समझ लिया था हमने। अब ये कि इसमें आप हर चीज़ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बस ये रूल क्या है, सरकारी बात होनी चाहिए, कोई प्राइवेट निजी जो बात है ना वो नहीं आप जान सकते। दूसरा क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा से रिलेटेड कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो राष्ट्र की सुरक्षा को आहत करती है, उसको नहीं मांग सकते आपके, मतलब आर्मी वाले लोग क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर जो बात आ रही है ना, उसके बारे में आप कुछ नहीं जान सकते। निजी प्राइवेट बातें जो है ना, जैसे प्राइवेट बैंक वाले हैं, प्राइवेट कोई कंपनी है, किसी की भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, वो आप नहीं मांग सकते, ठीक है। कोई भी ऐसी बात जो संप्रभुता, आर्मी वाले, हमारे देश के लिए खतरा हो अगर, वो नहीं मांगी जा सकती, ठीक है। जिस भी बात को न्यायालय मना कर दे कि ये बात नहीं बतानी, वो बात आप नहीं पूछ सकते, ना ही आपको बताई जाएगी, ठीक है। कोई भी विशेष अधिकार का हनन कर रहा है उसको नहीं। किसी की जान खतरे में है, कोई भी सीरियस मैटर है, उसके बारे में आप सूचना मांग रहे हो तो आपको ऐसी कोई सूचना नहीं दी जाएगी। सूचना सिर्फ ऐसे मामलों में दी जाएगी जो सरकारी मामले हो और नॉर्मल टॉपिक हो, कोई भड़कता हुआ टॉपिक ना हो, उस पर आपको सूचना नहीं दी जाएगी, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि वो सूचना देने योग्य है भी कि नहीं, ठीक है। भ्रष्टाचार से रिलेटेड है कि कहाँ कितना पैसा लग रहा है, ये सब तुम पूछ सकते हो, आम बात है ये, ठीक है। इसमें कुछ वो नहीं है, ठीक है। आरटीआई बहुत लोगों को क्या है, सशक्त कर दिया, लोकतंत्र को मजबूत कर दिया इसने। क्यों? क्योंकि पहले ये था कि लोग रिश्वत मांग रहे थे तो किसी के पास अधिकार ही नहीं था ये पूछने का, भाई तुम्हें क्यों, किस चीज़ के पैसे मांग रहे हो, है ना। लेकिन आरटीआई से क्या है, कोई भी बोल सकता है भाई हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है, तू ये बता दे कि किस चीज़ के पैसे मांग रहा है, मैं पूरा लिख के बता दे, फिर उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हम। तो यही कि राजस्थान में बड़ी बुरी हालत चल रही थी। मज़दूरों को ना पैसे सरकार की तरफ से तो आते थे, लेकिन उनको बड़ा कम पैसा मिलता था, उनके पास पूछने का वो अधिकार नहीं था। तो फिर आंदोलन वगैरह होने लग गया, तो ये आंदोलन भड़कता गया। फिर 2005 में फिर ये अलग कानून आया आरटीआई, जिसमें क्या है आप पूछ सकते हो। जैसे इनको मज़दूरों को राजस्थान में क्या है, पैसे नहीं मिल रहे थे पूरे, मतलब मानो सरकार की तरफ से तो 500 आए, लेकिन इनको मिल रहे थे 100 या 150 रुपये। तो पहले ये पूछ ही नहीं पाते थे क्योंकि अधिकार ही नहीं था। फिर इन्होंने जब आंदोलन करा उसके बाद इनके पास अधिकार आ गए राजस्थान में, जिसका नाम क्या था, राइट टू इन्फॉर्मेशन। के तुम कहाँ कितने पैसे दे रहे हो हमें, सरकार की तरफ से कितना पैसा है हमें जानना है और तुम्हें अब बताना पड़ेगा। पहले राजस्थान में आया, उसके बाद असम में आया, फिर दिल्ली में आया, फिर मध्य प्रदेश में आया, ऐसे करते करते फिर पूरे देश में लागू हो गया एंड में, ठीक है। जैसे स्टेट की लेजिस्लेटिव जो होती है उन्होंने लागू कर दिया, राजस्थान वालों ने कर दिया, फिर दिल्ली वालों ने करा, फिर मध्य प्रदेश वालों ने, ऐसे करते करते पूरे देश में कब आ गया, 2005 में पूरे ही भारत में आ गया। उससे पहले वाले समय में क्या अलग अलग राज्यों में ये चल रहा था, ठीक है। ये आपका आरटीआई है, इसको आपको पूरा लिखना है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, क्यों बनाया गया, रीज़न क्या है और इससे क्या क्या फ़ायदे हैं, और कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो इसमें नहीं दी जा सकती है। तो इसके 4-5 पॉइंट है, आपको सारे कर रहे हैं, ठीक है। और ये एक और बात सुन लो अब एक बार सुनो, ठीक है। आरटीआई फिल करने का प्रोसेस जो है वो दोनों तरीके का है, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। ऑनलाइन तो हमने पीछे अभी पढ़ लिया कि आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाके अपनी कंप्लेंट फाइल कर दो और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑफलाइन में क्या आप लिख के कर सकते हो, बाय पोस्ट भेज सकते हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज हो आप कर सकते हो। 10 रुपीज़ की इसकी फ़ीस है, 10 रुपये से ज़्यादा का वो नहीं है, ठीक है। या तो आप केंद्र वाले का, जो लोक सूचना अधिकार आयोग वाले हैं उसको भेज दो, या राज्य सूचना आयोग वाले उन्हें भेजो, किसी को भेज सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। पर ये कि स्टेट से रिलेटेड है तो स्टेट वाले को भेजो, अगर नहीं इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो रही तो राज्य ऊपर केंद्र लोक सूचना अधिकार आयोग वाले उनको भेजो। रिटर्न किसी भी लैंग्वेज में आप कर सकते हो, लिखना भी नहीं अगर आपको आता तो आप बोल कर वहाँ पे जाके उस कार्यालय में जाके जो आयोग बना है वहाँ पे आप बोल दो, कोई आपके लिए बंदा होगा वो लिख देगा, ठीक है। रीज़न बताना ज़रूरी है कि तुम्हें क्यों चाहिए इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, प्रोसेस क्या, नाम होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, बाय पोस्ट भेज सकते हो, डिटेल्स हो सकती है, और सीक्वेंस वाइज पूछो कि तुम क्यों पूछना चाह रहे हो, बाय वन बाय, ठीक है। फॉर्मेट कैसा भी हो सकता है, कुछ ऐसे फिक्स नहीं है कि फॉर्मेट कैसे होगा, बस ये इन्फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए कि तुम कौन हो और क्यों जानकारी चाह रहे हो, ठीक है।
पॉइंट सही होने चाहिए नंबर वाइज, ऐसा ना हो कि तुमने पहले कुछ पूछा बाद में कुछ पूछ रहे। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन क्या है पहले वो बता दो, ठीक है। ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। और रूल ये कहता है कि 35 डेज़ के अंदर आपके पास आंसर आ जाना चाहिए। जो भी आपने पूछा उसका रिप्लाई आपके पास 35 डेज़ के अंदर आ जाना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं आता तो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि क्यों खारिज हुई है। खारिज हो रही है तो इसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर नहीं पता चलता आपको कि कुछ हो ही नहीं रहा है तो आप जो ऊपरी आयोग है, जो जैसे मान लो आपने स्टेट में करा कंप्लेंट, स्टेट वालों से रिप्लाई नहीं आ रहा, तो आप क्या है केंद्र सूचना आयोग वाले पे, जो हाई लेवल का है, जो आपका पूरे देश के लिए बना हुआ है संघ के स्तर पर, उसको आप क्या है भेज सकते हो। और अगर देखो बेटा कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपकी जान पर बनी हुई है, आपको जाननी ज़रूरी है, केस में फंसे हुए आप, आपके ऊपर झूठा आरोप लगा हुआ भ्रष्टाचार का, पर आपको सूचना चाहिए कि भाई ये कब हुआ था, तो उससे आपकी जान से रिलेटेड है, जान पे बनाई है, केस स्टडी चल रही है, केस पे है आपके, तो 48 घंटे में 48 आवर्स में आपको क्या है रिप्लाई दिया जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नॉर्मल बात होगी तो 35 डेज़, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट और किसी की जान पे बनाई है, कोई केस वेस चल रहा है, मुकदमा है, तो फटाफट उनको देनी पड़ेगी, ठीक है। और जुर्माना वगैरह भी लग सकता है अगर वो रिप्लाई नहीं कर रहे, तो अगर 35 डेज़ से भी ऊपर हो गया रिप्लाई आ ही नहीं रहा तो क्या है जुर्माना लगा दिया जाएगा। कमियाँ इसकी देखो बस यही है, अगर आप आरटीआई पूरा लिख दो कि बता दो पहले क्या है कैसे है इसका प्रोसेस क्या है, सब कुछ बता दो। एंड में कमी में ये लिखना कि जागरूकता ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं कि भाई ऐसा भी कुछ होता है, आरटीआई नाम की भी कोई चीज़ है। और ये कि जो ये अधिकारी वगैरह इनके स्तर पर क्या है मदद नहीं की जाती, जनता बेचारी परेशान है, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, कुछ बता ही नहीं रहे, बेचारे लोग परेशान घूम रहे हैं। तो ये कि बस यही इसकी कमियाँ हैं कि जनता को पता नहीं है। दूसरा ये कि सरकारी अधिकारी जो है इनका नेचर बड़ा बेकार है, सारा काम करेंगे तो 10-10 साल लगा देंगे काम करने में। ये बताना है बस इसकी कमियों में ये बताना है। बाकी आरटीआई मैंने आपको पूरा समझा दिया बेटा, अब भी ना समझ आ रहा तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। बाकी उम्मीद तो है कि इतना समझाया तो आ ही गया होगा, आसान भाषा में समझाया। अब स्टार्ट कर रहे हैं लोकपाल को कि लोकपाल क्या है। ये भी भ्रष्टाचार को कम करने का तरीका है। जैसे लोग भ्रष्टाचार पढ़ा हमने सबसे पहले, उसको कम करने का तरीका आरटीआई था। अब आरटीआई के बाद नेक्स्ट तरीका क्या है लोकपाल। लोकपाल क्या है, एक बिल है जो किस पे काम करता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है या नहीं हो रहा, उसकी जांच करता है ये बिल, ठीक है। इस कानून के अंतर्गत केंद्र और लोकपाल राज्य में लोकायुक्त का गठन होगा। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कई सालों तक मुकदमे लंबित रहते हैं, बहुत लंबे लंबे चल रहे हैं केसेस, भ्रष्टाचार के जो मामले वो लंबे खींचते हैं। किसी भी मुकदमे की जांच में 1 साल के भीतर पूरी होगी। ये वाला बिल क्या कहता है कि हर हाल में इनकी जांच, भ्रष्टाचार से रिलेटेड टॉपिक की जांच फटाफट 1 साल के अंदर ख़त्म करवाओ, ठीक है। ट्रायल आगे 1 साल में पूरा होगा हर हाल में। और भ्रष्ट नेता अधिकारी या न्यायाधीशों को 2 साल के भीतर जेल में भेजा जाएगा। ये क्या बिल है, फटाफट काम हो। ये इस चीज़ पे है मेन बात कि भ्रष्टाचार से रिलेटेड जितने केस आएंगे उन पे फटाफट कार्रवाई हो, ये बिल है, ठीक है। और इसमें इनका हाथ बहुत ज़्यादा है अन्ना हज़ारे जी का, क्योंकि ये बिल 1960 में भारत में आया। हम आज़ाद हो गए 47 में, उसके बाद 1960 में बिल आया, मगर कभी पास ही नहीं हो पाया। बार बार ये बिल आता था और रद्द हो जाता था, पास नहीं हो पा रहा था। अन्ना हज़ारे ने 2013 में, बहुत पुरानी बात हो गई अब तो, 2013 में आंदोलन करे थे बहुत हाई लेवल पे, जिस आंदोलन से केजरीवाल निकल के आए थे। याद है सबको, केजरीवाल का आंदोलन चला था बड़ा ख़तरनाक, उससे फिर आम आदमी पार्टी निकल के आई है, ठीक है। ये केजरीवाल के साथ मिले हुए थे, केजरीवाल ये सारे इनकी एक टीम थी। बाद में उन्होंने अलग से पार्टी बना ली, इन्होंने नहीं बनाई, ये अलग बाहर रहे, ठीक है। इन्होंने ये इस बिल के लिए बहुत लड़ाई करी, भूख हड़ताल पे भी गए लोग, बहुत सारे अलग अलग तरीके से इन्होंने आंदोलन किया और लास्ट में इनका आंदोलन सक्सेसफुल हुआ। ये वाला बिल जो है ये पास हुआ 2013 में, ठीक है। लोकपाल बिल, इसको एक बार और डिटेल से पढ़ लेते हैं, ठीक है। लास्ट प्रशासनिक सुधार आयोग ने 1966 में सिफारिश की, 66 में यहाँ से शुरुआत हो रही है, ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ से सिफारिश आई कि ये वाला एक लोकपाल और लोकायुक्त बिल जो है ये आना चाहिए। 68 में क्या है प्रस्ताव रखा गया, मई 1968 में संसद में पेश किया गया। हालांकि इस बिल पर संसद की अनुमति नहीं मिली, संसद ने अनुमति नहीं दी इस बिल को पास करने के लिए। इसे संसद में 9 बार, बड़ा नंबर है बेटा, 9 बार, 1-2 बार नहीं 9 बार पेश किया गया है। देखो 68 में, 69 में, 71 में, 77 में, 89 में, 96 में, फिर 98 में, फिर 2001 में, फिर 2011 में, इतनी बार 9 बार प्रस्तुत किया गया, मगर ये बिल पास नहीं हो रहा था।
क्योंकि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ था। सारे ही नेता खुद भ्रष्ट थे, उनको पता था कि अगर ये बिल आ गए तो हम ही फंसेंगे, तो उन्होंने कभी पास होने ही नहीं दिया इस बिल को। इनका खुद का पेमेंट का बिल आएगा ना अगर, कि इनकी सैलरी बढ़ा दो, फटाफट चुटकियों में वो बिल पास हो जाएगा। लेकिन जो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल था ना, ये नहीं पास हो पा रहा था। और इनको पता था जनता वालों को कि ये तो गलत बात है, क्यों नहीं हो रहा ये बिल पास, 9 बार आया, आम बात नहीं है ये। तो ये क्या कि 2001 में भ्रष्टाचार विरोधी करता, भ्रष्टाचार के खिलाफ थे अन्ना हजारे, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ ही लड़े हैं हमेशा। अन्ना हजारे व उनके सब सहयोगी सारे इसमें जितने भी थे ना, ये मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, सारे बड़े बड़े जो थे, ये सारे इनके क्या है सहयोगी थे, इनकी सबकी टीम थी ये, ठीक है, अन्ना हजारे की। इन्होंने सार्वजनिक प्रदर्शन करे, बहुत बड़े लेवल पर इन्होंने आंदोलन करे थे। फलस्वरूप 9वीं बार लोकसभा में ये पास हो गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा इसको बना दिया था, इस बिल के बारे में सबको पता चल गया था कि ये बिल है। सरकार पे दबाव बना कि अब तो इसको पास करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये जो था ना इनका इतना बड़ा हो गया था ये आंदोलन, कि पूरी की पूरी पार्टी बन गई। इससे आम आदमी पार्टी इसी से बनी है, इससे पहले आम आदमी पार्टी थी नहीं। ये लोग इतने फेमस हो गए और न्यूज़ चैनल में सिर्फ और सिर्फ यही दिख रहे थे आम आदमी पार्टी वाले सारे। तो ये बिल जो था, जनता को पता चल गया कि हाँ ऐसा भी कुछ हो रहा है और हमारी सरकार ऐसा कर रही है। जो 9 बार आया बिल और पास नहीं हुआ, जनता को इस बारे में पता चल गया। अब सरकार के ऊपर दबाव बन गया कि अब तो करना ही पड़ेगा और कोई बात और कोई ऑप्शन अब बचा नहीं है, क्योंकि हर इंसान को पता चल गया था, ठीक है, इतना बढ़ गया था आंदोलन। तो इन्होंने क्या करा फिर कि 27 दिसंबर को 2011 में लोक आयोग तो इसमें बिल में 2011 में अपना मिला, मतलब इसको स्टार्ट कर दिया गया। 2013 में क्या इस बिल को संसद के दोनों सदनों में अनुमति मिल गई, राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिल गई। आया कब है? 2011 में आया, संसद में अनुमति मिली है। उसके बाद क्या लागू होने में समय लगता है, मतलब जब बिल आता है ना 1 साल पहले आया, उसको आगे बढ़ते बढ़ते लागू होने में समय लग जाता है। तो 2013 में क्या है पूरी तरीके से ये लागू हो चुका है, ठीक है। अब ये क्या कि ये ना एक महान उपलब्धि मानी गई है हमारे भारतीय संविधान के इतिहास की, इसको महान उपलब्धि मानी गई क्योंकि कोई ऐसा बिल जो इतने समय से, इतने लंबे टाइम से अटका हुआ था, वो बिल पास हुआ। इस कारण क्या राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर लोकपाल और लोकायुक्त की संस्थाएं बन गई। पहले ही नहीं बन पा रही थी। लोकपाल की संस्था जो ये बनी, जो ये ऑफिस बनेगा, संस्था जो बनेगी, ये क्या करेगी? भ्रष्टाचार से रिलेटेड सारे मामलों पे सिर्फ ये काम करेंगे। कोई भी भ्रष्टाचार का टॉपिक आएगा उस पर 1 साल के अंदर इनको कार्रवाई करनी है और उसको जो भी भ्रष्टाचारी से जेल में डालना है। लोकायुक्त संस्था का निर्माण हो गया, ठीक है। और ये टॉपिक आया कहाँ से बेटा? स्वीडन से। स्वीडन वालों ने ये वाला कॉन्सेप्ट निकाला था कि कोई ऐसी ब्रांच हो जो भ्रष्टाचार से रिलेटेड सारे मुद्दों पे बात करे, क्योंकि हमारा देश देखो कितना बड़ा है, इतने सारे टॉपिक्स होते हैं, भ्रष्टाचार के मामले दब जाते हैं कहीं ना कहीं। तो ये कि भ्रष्टाचार के टॉपिक अलग होने चाहिए, उसके अलग ये होना चाहिए। तो लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना हो गई। जन अधिकारी और कल्याणकर्तियों के विरुद्ध, मतलब ये जो भी करेंगे ना गलत जन अधिकारी, जितने भी ये सारे अधिकारी हैं, वो जो भी हैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो भी आरोपी होंगे ना, उसकी जांच करने का पूरा काम इनके पास है, जांच पड़ताल का, ठीक है। पूरा लोकपाल आपको मैंने समझा दिया। अब नेक्स्ट क्या है? नागरिक चार्टर। ये भी बेटा एक तरीके से आरटीआई जैसा ही है, बस इसका नाम अलग है, नागरिक चार्टर है। इसमें भी क्या है, ये एक दस्तावेज है, एक रिपोर्ट है, जिसमें ना कंप्लेंट करने का हक मिल जाता है जनता को, कि हम क्या है कंप्लेंट कर सकते हैं। जैसे उसमें अधिकार मिला था ना, हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसे इसमें आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। सुशासन होना चाहिए, उसके लिए कंप्लेंट भी कर सकते हो। कुछ भी अगर गलत हो रहा है, सूचना आप चाह रहे हो प्राप्त करना और आपको नहीं मिलती, तो आप कंप्लेंट कर सकते हो। इसमें ये अधिकार मिल गया, ठीक है, कि जनता को एक पावर दे दी गई इसके तहत। इसको पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। नागरिक चार्टर एक ऐसा दस्तावेज है जो अपने नागरिकों को सेवा मानकों और सूचना चयन और आज़ादी, परामर्श, प्रवेश योग्य और गैर भेदभाव, शिकायत निवारण, शिष्टाचार एवं धन के मूल्यों से आदि से संबंध में कोई भी इन्फॉर्मेशन उसको प्राप्त करने के लिए पूरी उसको क्या हक देता है। प्रतिद्वंदिता को सुनिश्चित करता है, ठीक है। अपेक्षाओं को पूरा करता है, कि इसमें पूरा जो चार्टर है, जो दस्तावेज, इसमें सारी बातें हैं कि वचनबद्ध बताता है कि क्या क्या आपके कार्य हैं, उनको कार्य बताता है। कायम रखने के लिए नागरिकों द्वारा संगठनों की अपेक्षाओं को पूरा करना शामिल है। इसमें सारी बातें हैं कि क्या क्या उनको करना और अधिकार जनता के क्या हैं, ठीक है। लोक सेवाओं और नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी को सुनिश्चित करता है, कि लोक सेवा, जनता की सेवा और नागरिकों के प्रति जितनी उनकी जिम्मेदारी है ना, उनको सुनिश्चित करता है। नागरिक चार्टर नागरिकों पर एक ग्राहक के रूप में जोर देता है। जैसे ग्राहक होता है ना, कि ग्राहक जो चाह रहा है वो ही करेगा दुकानदार, उस तरीके से काम करता है ये, कि जनता जो है एक प्रकार से ग्राहक है और वो जो चाहती है
अधिकारियों को वो पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। सार्वजनिक सेवाओं को गुणवत्ता में सुधार लाना इसका मुख्य उद्देश्य है, जो भी सेवाएं वगैरह बेहतर रूप से काम कर सकें, ठीक है। और मौलिक अधिकारों को पूरा करना, जो जनता के अधिकार वगैरह उनको पूरा किया जा सके। जनता क्या है, इनके खिलाफ अगर कंप्लेंट करना चाहे तो कर सकती है। जनता को सारे उनके अधिकार, ये सारी चीज़ें जो अभी हमने ऊपर पढ़ी है, सारी चीज़ें इससे नागरिक चार्टर से क्या है प्राप्त होती है। ये एक तरीके का दस्तावेज है, ठीक है। बस आपको इसमें इतना याद रखना। लास्ट क्या, लिंग संवेदनशीलता एवं लिंग सौहार्दता। अरे बेटा ये बिल्कुल आसान और टॉपिक है जो हमने किया हुआ है। नारीवाद वाला टॉपिक है ना बेटा, ये वो है कि बराबरी का दर्जा दिया जाए, उनको भी अधिकार हों, और जितने आए, जितना भी वेतन लड़कों को दिया जाता है, पुरुषों को दिया जाता है, उतना ही वेतन क्या है स्त्रियों को भी दिया जाए। बराबरी की बात होगी, समानता हो हर क्षेत्र में, किसी भी प्रकार की कोई गलत सोच ना हो, कोई गलत धारणा ना हो। यही है इसमें सारी वही बातें हैं, ठीक है। लिंग को सामाजिक रूप से स्त्री और पुरुषों के मध्य अंतर रूप माना जाता है, मतलब कि ये जो भेदभाव किया जाता है ना, अंतर माना जा रहा है, अलग माना जा रहा है, उसे ख़त्म करो। मानव निर्भरता, भेद, जाति, धर्म या किसी भी प्रकार से ना भेद नहीं होना चाहिए, कि ना जाति का हो ना धर्म का हो, किसी प्रकार का ना हो। बराबरी का दर्जा दिया जाए। बालिकाओं, लड़कियों के लिए स्त्रियों के जीवन के स्तर को उठाना है। लड़के लड़की के और जो स्त्री पुरुष के बीच में जो मानसिक वो बना हुआ है ना, कि ये लड़के जो हैं ज़्यादा समझदार हैं, लड़कियाँ कम समझदार, ये सब खत्म करना है। दोनों ही इक्वल हैं, बराबर है। इवन मुझे तो ऐसा लगता है लड़कियाँ ज़्यादा समझदार हैं, ठीक है। यह लिंग के मध्यम के संबंध में बदल सकता है। महिलाओं और पुरुषों की जैविक विविधता को हर नियंत्रण करता है। मतलब ये कि जो ये भेद बना रखा है ना, जैविक बायोलॉजिकली जो डिफरेंस कर रखा है कि लड़के कमज़ोर है, लड़कियां कमज़ोर है, लड़के ज़्यादा पावरफुल हैं, ये सब चीज़ों को ख़त्म करना है, ठीक है। संवेदनशीलता को बढ़ाना है। इस टॉपिक में सारी ही नारीवाद वाला जो टॉपिक है आपको उसमें पूरा लिखना है। महिलाओं की सोच समझने के आचरण को जो कम बताते हैं उसको ख़त्म करना है। लैंगिक समानता को उत्पन्न करना है कि दोनों ही बराबर है, बराबर के अधिकार दिए जाएँ, इक्वल अधिकार हो हर क्षेत्र में, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, हर क्षेत्र में। शिक्षा का अधिकार हर जगह बराबर का अधिकार हो। दूसरी ओर लिंग सहभागिता में क्या है, इक्वल क्या है, भागीदारी दी जाए हर क्षेत्र में। पुरुष और स्त्रियों को सक्रिय भागीदारी हो, दोनों की बराबर हो, इक्वल हो, ठीक है। घर, कार्यस्थल, समुदाय, प्राप्त आर्थिक सभी क्षेत्रों में बराबर का क्या है अधिकार दिया जाए, ठीक है। बस इसमें ये नारीवाद वाला टॉपिक है, इससे कुछ भी नहीं है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। आपका बेटा पूरा सिलेबस हो चुका है। आपके सब्जेक्ट जो आपका रंगमंच वाला सब्जेक्ट है वो भी मैंने करा दिया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला जो आपका सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर वालों का, और फोर्थ में भी लगा हुआ सेमेस्टर, दोनों का ही जो सब्जेक्ट है मैंने करा दिया। लिंक सारे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई और जो सब्जेक्ट आप चाहते हैं कि मैं पढ़ाऊँ तो उसके लिए भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब जो भी मैंने पढ़ा दिया है उसमें अगर नहीं समझ आया कुछ तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।